फारस लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी से वापस आने के बाद कपड़े बदलकर अपने रोजमर्रा के टास्क देख रहे थे। अब्बास जुगन की गैर मौजूदगी को महसूस करके अब्बू से सवाल पर सवाल कर रहा था। क्या वो वापस चली गई हैं? ओ नहीं यार, उसका फोन आया था, तुम्हारे स्कूल से निकलकर शॉपिंग करने चली गई हैं, आ जाएंगी। शॉपिंग किस लिए? ये इतने बड़े बड़े बैग लेकर आई हैं, फिर भी शॉपिंग की जरूरत पड़ गई। ये तो हमारी नालायकी है ना, उसको पूछा ही नहीं। क्या किसी चीज की जरूरत तो नहीं? अब क्या वो खुद से भी लेने ना जाए? अल्लाह करे जो आप कह रहे हैं वो सच हो, कि मुझे वो बड़ी अच्छी लगती हैं। स्कूल में मेरी हेड ये जानकर बड़ा इम्प्रेस हुई कि मेरी आपी एक फैशन जर्नलिस्ट हैं। हसीब तंदूर से रोटियां लेकर आया तो पहला सवाल यही था, क्या अभी तक आई नहीं है? इसरार अहमद अपने बेटों को बस देख कर रह गए। जुगन को आज यहाँ आए तीसरा दिन ही हुआ था और घर के फर्द अभी से उसकी वक्ती गैर मौजूदगी को इस कदर महसूस कर रहे थे। दिल ही दिल में उन्होंने दुआ की, अल्लाह आगे जाकर उनके लिए अच्छा ही करे। फारस ने सालन दम पे रखकर सारे जरूरी बर्तन सेट किए। इस दौरान बार बार अपना पसीना कंधे पर रखे छोटे साइज के तौलिए से साफ करता था। हालांकि किचन में छोटा सा पंखा चल रहा था, खिड़कियां खुली हुई थी, पर गर्मी फिर भी अपनी जगह मौजूद थी। हसीब ने रोटियां हॉट पॉट में रखी, फ्रिज से दही निकालकर रायता बनाने लगा। फारस किचन से निकलकर अभी आया कहकर घर से निकल आया। अभी 2-4 कदम ही आगे आया होगा जब पीछे अब्बास भागता हुआ आया। दोनों भाई कुछ भी कहे बगैर एक साथ गली के एंड तक आए। बाजार की रौनक अपने अरूज पर थी, लोग जा रहे थे। फारस की नजरें बाजार के दाखिली हिस्से की जानिब लगी थी, जिधर से आने वाले आया करते थे। नजीर दुकान वाले ने जब मुसलसल फारस को 5 मिनट तक उधर ही खड़े पाया तो हैरान हुआ, क्योंकि इसरार अहमद के बेटों की एक खूबी थी, किसी ने कभी उनको गली बाजार में यूं आवारा गर्दी करते नहीं पाया था। अपने काम से काम आते जाते नजर आते। आखिरकार उसको हारस की गाड़ी आती हुई दिखाई दी। अगली सीट पर बैठे पप्पू की मुस्कुराहट कानों तक फैली हुई थी। फारस ने बड़ी मुश्किल से अपना कहका दबाया, अलबत्ता सर नीचा करके मुस्कुराया जरूर। गाड़ी ऐन गली के सामने रुकी। फारस ने जुगन के लिए दरवाजा खोला। वो शादाबी से मुस्कुराते हुए बोली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सामान मैं ले आता हूँ, आप घर जाएं। धीमे से मुस्कुराते हुए उसने जवाब देने के साथ अगला लाए अमल भी सुना दिया। जुगन वैसे भी काफी थक गई थी, फौरन निकलकर आगे बढ़ने लगी। जब अब्बास सामने आया, आइंदा जब मैं स्कूल से आऊं तो आप घर पे नजर आएं। जुगन का दिल पिघल गया। झुककर अब्बास के माथे पर बड़ा सा बोसा लिया, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर घर की जानिब रवाना हुई और बोली, जो आपका हुक्म मेरे आका। अब्बास हंसते हुए नरगिस को छेड़ता बोला, निग्गी भाजी, आज तो लगता है आपने मेरी भाभी के साथ मिलकर खूब सैरें की हैं। हाय बाशी, आज बड़ा मजा आया है, तुम्हारी भाभी तो शॉपिंग जीनियस है, इसकी ये सजा होनी है। आज के बाद जब भी मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगी उसको ही साथ लेकर जाऊंगी। नरगिस शाम में चक्कर लगाने का कहकर अपने घर चली गई। अब्बास और जुगन अपने घर आ गए और इसरार अहमद बाहर हाल में ही बैठे थे। जुगन ने मुश्तिरका सलाम किया, देर होने की माजरत की। कोई बात नहीं, जल्दी से मुंह धो आओ, खाना तैयार है। इसरार अहमद के कहने पर वो सर हिलाती अपने कमरे में आ गई। हैंडबैग अलमारी में रखा, वॉशरूम जाकर मुंह धोया, तौलिए से साफ करती बाहर आ गई। फारस और पप्पू ने सारे बैग्स लाकर फिलहाल अब्बू के कमरे में रख दिए। खाने का वक्त था, ये पहले ड्राइवर को ड्राइंग रूम में बिठाकर खाना दिया। जुगन किचन में आई तो फारस को चूल्हे के आगे खड़ा पाया। इतनी गर्मी में क्यों खड़े हो? वो चौंक कर मुड़ा। कुछ नहीं, बस ड्राइवर के लिए चाय बना रहा हूँ। तुम सारे भाई इतने सुगड़ क्यों हो? मुझे तो अब रश्क आ रहा है। मैं लड़की होकर वो सारे काम नहीं कर सकती जो तुम लोग लड़के होकर कर लेते हो। अंकल बता रहे हैं, यूनी से आकर तुमने सालन बनाया है। लोगों की या तो माँ होती है या बहनें होती हैं, जिनसे घर के सारे काम करवा लेते हैं। हम जैसे जिनकी ना माँ रही हो ना ही कोई बहन हो, उनको अपनी मदद आप करनी पड़ती है। हाँ, कल को शादी कर लूंगा तो मैंने पानी का गिलास भी उठकर नहीं पीना। यानी सारी कसर बीवी से खिदमत करवाकर पूरी करने का इरादा है। ऐसा वैसा, तुम हटो, मैं चाय बनाकर अंदर भेज देती हूँ। नहीं, अभी इतनी गर्मी से लौटी हैं, अंदर चले, हसीब ने खाना लगा दिया है, खाना खाते हैं। चाय बन चुकी है, मैं बस अंदर देकर आया। जुगन ने इस बात में सर हिलाती अंदर आ गई। एसी वाले कमरे में हसीब ने खाना नीचे दस्तरखान पे लगाया था। इसरार अहमद अपनी व्हील चेयर पे ही मौजूद थे, जो कि इलेक्ट्रिक थी। अंदर बाहर जाने
के लिए किसी को भी उनको धक्का देना नहीं पड़ता, खुद ही बड़ी सहूलियत से अपनी मदद आप कर लेते। जब तक जुगन ने सबकी प्लेटों में सालन निकाला, हसीब भी शामिल हो गया। अभी वो लोग खाना खाकर फारिग ही हुए थे, बाहर का दरवाजा बजा। हसीब बाहर आया। फर्नीचर शोरूम वालों के आदमी बुक शेल्फ की डिलीवरी लेकर आए थे। हसीब उन लोगों के इंतजार करने का कहकर अंदर आया। जुगन आप ही बाहर बुक शेल्फ वाले आए हैं, किधर रखवानी है? आपके कमरे में। फारस और अब्बास अपने वालिद का चेहरा देखा, मगर इसरार अहमद नरमी से जुगन की जानिब देख रहे थे। बोले कुछ नहीं, मेरा नहीं ख्याल बेडरूम में सूट करेगी, या तो इस कमरे में लगवा लेते हैं या ड्राइंग रूम में, आगे जैसे आप लोग कहें। वो मशवरे के लिए सबकी शक्लें देख रही थी। फिर बाहम मशवरे से उसे उसी कमरे में लगवाने का फैसला हुआ, क्योंकि जो आदमी डिलीवरी लेकर आए थे उन्होंने ही सेट करके जाना था। फारस के कहने पर वो अपने कमरे में आ गई। अब्बास भी साथ ही था। बाहर आदमी अपने काम में लग गए। दीवार में ड्रिलिंग की आवाज सारे घर में गूंज रही थी। फारस और हसीब इधर ही मौजूद थे। इसरार अहमद वजू करके अपने कमरे में चले गए। उन्होंने असर पढ़ी और फिर कुरान पाक पढ़ने लगे। पूरे 2 घंटे लगे शेल्फ को फिक्स करने में। फारस ने उन आदमियों को खाने का पूछा, जिस पर उन्होंने इनकार किया। फिर उसने चाय के साथ केक वगैरह दे दिया, जिसके बाद वो लोग चले गए। फारस ने उजरत देनी चाहिए तो बताया गया वो पहले ही दे चुकी है। आदमियों के जाने की आवाज सुनकर वो कमरे से निकल आई। वो इश्तियाक से कमरे को कोने वाली दीवार को देखा, जहाँ डार्क ब्राउन रंग में दीवार गिर किताबों का स्टैंड तैयार था। जुगन को बड़ी खुशी हुई, जल्दी से वापस अपने बेडरूम में आई। जो इतनी देर से अंदर बैठकर किताबों की किस्में अलग अलग की थी, उनको लाकर तरतीब से लगाना शुरू किया। हसीब कब का किताबें लेकर ऊपर चला गया था। अब्बास अंदर बेड पे लेटे लेटे सो गया था। इसरार अहमद भी बाहर निकल आए। अगले 2 घंटे में फारस और जुगन ने लगकर सारी किताबें सेट की। नावल्स एक तरफ रखे, सफरनामे एक जनब रखे, इंग्लिश किताबें अलहदा रखी। मुख्तलिफ किस्म के खानों की तरकीबों वाला सारा मुआद निचले खानों में रखा। कुरान हदीस वाली सारी मोटी मोटी जिल्दें सबसे ऊपर रखी, जहाँ उसका हाथ नहीं पहुंचा। फारस ने भी कुर्सी पर खड़े होकर वो किताबें इनके ठिकाने पर रखी। एक किताब को साफ किया, फिर बड़े प्यार से उसकी जगह पर रखा। फारस, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या होगा अगर जिनकी ये किताबें उनको हमारा ये अमल ना पसंद आया तो क्या है, हम अब्बू से उनको डांट पड़वा देंगे, खुद ही ठंडे हो जाएंगे। अब वो दोनों मिलकर कमरे की सफाई कर रहे थे, जहाँ कारपेट का काफी हशर हो गया था। ज्यादा से ज्यादा क्या रद्द अमल दिखा सकते हैं? उसके सवाल पर फारस हंसते हुए बोला, ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे, अपनी किताबें वापस अपने कमरे में ईंटों पर रख देंगे। आप क्यों टेंशन ले रही हैं? कह देंगे अब्बू ने खरीदा है। ये भी ठीक है, मेरा गिफ्ट तो वो शायद ही कबूल करे, पर अंकल को कुछ नहीं कहेंगे। इसरार अहमद बाहर टेलीविजन देख रहे थे, मगर उनके कान उधर भी लगे हुए थे। तुम दोनों बहन भाई अपने बाप को क्या कोई जंगजू समझते हो, जिसके सामने ताशफीन बड़ा अच्छा बच्चा बन जाता है? अब्बू आप जंगजू ना सही, पर अब्बा तो है ना, और भाई आपसे डरते हैं। इसरार अहमद की हंसी निकल गई। वो सिर्फ अपनी माँ से डरता था, बाप को तो दोस्त समझकर टाल जाता है। अच्छा अंकल, अब ऐसा बोलकर आप वक्त से पहले तो मुझे ना डराएं। फारस, तुम ये गन बैग में डालो, मैं डिनर बनाती हूँ। खाकर जल्दी जल्दी सो जाते हैं, उनके आने पर कोई जागता हुआ मिला तो सवाल जवाब करेंगे ना। जब सबको सोते पाएंगे, जाहिरी बात है सुबह होने का इंतजार करेंगे, और सुबह किसने देखी है? इसरार अहमद और फारस हंसते चले गए, मगर वो हंस भी ना सकी, क्योंकि दिल ही दिल में वो वाकई डरी हुई थी। फारस और इसरार अहमद के लाख मना करने के बावजूद उसने दोपहर के सालन के साथ मटर पुलाव बनाया। ये अलग बात के सारी तरकीब उन दोनों से ही पूछी। फारस ने कमरे की सफाई मुकम्मल करने के बाद अब्बास को उठाया, जो देखने में ही थका हुआ सा मालूम हो रहा था। अंदर बेड से उठकर बाहर सोफे पर आकर लेट गया। फारस अपनी किताबें लेकर ऊपर चला गया। जाते ही सीढ़ियों से नीचे मुंह करके ऊंची आवाज में जुगन को मुखातिब किया, डियर हमशीरा, गर्मी से निकल आओ, ऊपर आकर देखो क्या मजे की हवा चल रही है। ये खबीस इतनी देर से ऊपर पड़ा है, जिसे हम इतनी देर से समझ रहे थे कि पढ़ रहा है। मैं पढ़ ही रहा था। उसकी आवाज सुनकर हसीब भी उठ बैठा। फिर मौसम की तब्दीली ने ना जाने कब सुला दिया। मेरी बड़ी जरूरी असाइनमेंट है, कल ही जमा करवानी है। हसीब ने अपनी सफाई पेश करते हुए आंखें मसलते हुए नींद को भगाने की कोशिश की। नीचे जुगन का जी तो चाहा उसी वक्त ऊपर भाग जाए, मगर चावल दम पर थे, और अब्बास मुंह बसोरता हुआ इसरार अहमद को अपने कान में दर्द की शिकायत बता रहा था। अंदर फ्रिज में शरबत पड़ा है, निकाल कर 2 चम्मच पी लो, दर्द ठीक हो जाएगा। इसरार अहमद के बताने पर अब्बास डोलता हुआ किचन में आया और कुर्सी खींचकर गिनने के अंदाज में बैठ गया। जुगन आम काटकर ब्लेंडर में डाल रही थी। एक नजर अब्बास पर डाली। गोबलू, तुम ठीक नहीं लग रहे। हाँ, मेरे कान में दर्द है, प्लीज फ्रिज में से शरबत निकाल दें। जुगन ने छुरी हाथ से रखी, सिंक पर हाथ धोए, शरबत निकालकर 2 चम्मच भरकर अब्बास को दिए।
जो बैग्स अब्बा के कमरे में पड़े हैं उनमें क्या है? जुगन ने अपने माथे पे हाथ मारा। अरे देखो तो जरा, उनके बारे में मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। अच्छा हुआ तुमने याद करवा दिया। ठहर जाओ, मैं ये शेक बना लूं, फिर दिखाती हूँ। साथ ही सारा कटा हुआ आम, चीनी, दूध और ढेर सारी बर्फ डालकर ब्लेंडर ऑन किया। 3-4 झटके लगवाए। एक गिलास भरकर इसरार अहमद को उनके कमरे में देकर आई, जहां वो इशा पढ़ रहे थे। उनके करीब पड़े मेज पर गिलास रखा आई। किचन में आकर चूल्हा बंद किया। 4 गिलास ट्रे में रखने के बाद शेक के भरे ट्रे हाथों में उठाया और अब्बास को अपने साथ आने का बोलकर सीढ़ियों की जानब चल पड़ी। अंकल, हम लोग ऊपर जा रहे हैं। जानती भी थी कि वो नमाज पढ़ रहे हैं, फिर भी उसने बताने पर सजदे में जाते इसरार अहमद के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। ऊपर आई तो ऐसा लगा ना जाने किस हबस ज़दा गार से निकलकर दुनिया में कदम रखा हो। पहली बात मुंह से निकली, इधर इतनी सुहानी हवा चल रही है, तभी नीचे हबस में इजाफा हुआ है। जब नज़र लड़कों के लैंप सिस्टम पर पड़ी तो हैरानगी से मुस्कुराती हुई इनकी तरफ आई। पुरानी सी नजर आती लोहे की मेज पर दरमियान में रखी थी, जिसके ऊपर चारों कोनों के साथ बंधे डंडों के ऊपर जाकर 60-60 वाट के 4 बल्ब जल रहे थे। मेज की ऊंचाई इतनी ज्यादा नहीं थी। इर्द गिर्द फर्श पर मूड़े रखे थे, जिनमें से 2 पर हसीब और फारस बैठे अपनी अपनी फाइल्स में धड़ाधड़ कुछ लिखने में मसरूफ थे। जुगन ने ट्रे मेज पर रखी, कापियों को बचाकर एक साइड पर रखा और खुद एक मूड़ा खींचकर बैठ गई। अब्बास वहां मौजूद वाहद चारपाई पर लेट गया। हसीब ने पेन और फोल्डर एक साइड पर डाला, फिर गिलास उठाकर बड़ा सा घूंट भरा। यम, थैंक यू सिस्टर, यू आर मोर देन वेलकम ब्रदर। क्या तुम नीचे से अब्बा के कमरे में रखे बैग यहाँ ऊपर ला सकते हो? फारस भी चौंका, मगर अपने काम में मसरूफ रहा। बस एक हाथ में गिलास लेकर 2-3 घूंट भर लिए, जबकि हसीब अपना गिलास वापस ट्रे में रखकर नीचे चला गया। वो अपना गिलास लेकर अब्बास के करीब आई, जो खामोशी से लेटा हुआ था। उसके सर की जानब खड़े होकर बालों में हाथ फेरा। अब्बास, मुझे हमसायों की छतों का तारुफ तो करवाओ। फारस को हंसी आई। मोटे, उठ जाओ, तुमने अभी तक अपना होमवर्क भी नहीं किया। अब्बास उठ बैठा और जुगन को साथ लेकर सारी छत की मंडीर का चक्कर लगाकर कंप्यूटरी करने लगा। पिछली जानब बाजी शमाइला का घर है। वो अपने सास ससुर और मियाँ के साथ रहती हैं। 2 बच्चे हैं। दाईं तरफ बाजी फरजाना रहती हैं, उनके मियाँ सऊदिया होते हैं। 2 बेटे हैं। बाईं तरफ किराएदार रहते हैं। सामने शेख साहब का घर है। जब तक एक चक्कर मुकम्मल हुआ, हसीब 2 दफ़ा में सारे बैग्स लेकर ऊपर आया था। हवा पहले से थोड़ी तेज हो गई थी। हसीब ने आसमान की जानिब निगाह डाली। आज तारे नजर नहीं आ रहे, पक्की बादल है, बारिश होगी। जल्दी जल्दी काम खत्म कर लें, अचानक ही दौड़ ना लगानी पड़े। जुगन ने खाली गिलास ट्रे में रखा, मूड़े पर बैठकर बैग्स खोलने लगी। मैं तुम लोगों की पसंद नापसंद के बारे में बिल्कुल नहीं जानती हूँ, इसलिए अगर गिफ्ट अच्छा ना लगे तो प्लीज कबूल कर लेना। हसीब ने फारस को और फारस ने जुगन को देखा। आपका मतलब है ये शॉपिंग हमारे लिए की है? हाँ, फारस ने हसीब को देखा। इस सब की क्या जरूरत थी? जुगन ने हसीब की बात का कोई जवाब नहीं दिया। एक ब्लेजर, जीन्स, 2 शर्टों के अलावा एक ऑफ वाइट सिल्क का सूट पीस हसीब के सामने रखा। एक लेदर की काली जैकेट, ड्रेस पैंट के साथ सफ़ेद काटन की शर्ट, टाई और 2 अदद सूट पीस फारस के सामने रखे। 4 मुख्तलिफ किस्म की ट्राउज़र्स, एडिडास की हुडी, नाइकी का स्कूल बैग, कोई 6-7 शर्ट्स, चॉकलेट्स, जुराबों के 4 जोड़े, सब कुछ अब्बास को दिया। एक एक बॉक्स निकालकर तीनों भाइयों के हवाले किया। फारस बॉक्स खोले बगैर ही जान गया। उसके वाले बॉक्स के अंदर लैपटॉप था, हसीब वाले में फ़ोन था और अब्बास का टैब था। इसके अलावा एक पूरा बैग फुल था, जिसमें ब्रांडेड मर्दाना परफ्यूम्स, आफ्टर शेव जेल, हेयर स्प्रे, काफलिंग वगैरह शामिल थे। तीनों भाई कंफ्यूज से बैठे उसकी शक्ल देख रहे थे। जुगन के दिल को कुछ हुआ। ये तो वो अपने रवैये से इतने अमीर मालूम होते हैं कि सामने वाले को कुछ देते हुए भी डर ही लगेगा। बोली तो आंखों में नमी उतर आई। देखो, जब मैं इधर आई थी उसके बिल्कुल बरअक्स सोच कर आई थी। जो यहाँ पाया, मुझे आते हुए तुम लोगों के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आना चाहिए थे, पर तब मैं तुम लोगों को जानती ही कब थी। जिस तरह तुम तीनों ने मुझे घर में वेलकम किया, ये सब उसके शुक्रिया के तौर पर लाई हूँ। प्लीज़ मुझे इनकार मत करना। अब्बास आगे बढ़ा और खामोशी से उसके गले लग गया। वो बैठी हुई थी, उसकी गर्दन के गिर्द बाजू डालकर उसके साथ लगा। जवाब में जुगन ने अपने हाथों से उसके बाल बखेर दिए। हमारे लिए तो ये बड़ी किस्मत की बात है आपा, हम तुम्हारे लिए इतनी अहमियत रखते हैं। तुम इतनी मोहब्बत से मेरे लिए ये सब खरीद कर लाई हो। मेरी क्या औकात है, मुझे ये सब चीज़ें दिलो जान से मंजूर है। थैंक यू सो मच। हसीब के अल्फाज सुनते ही जुगन के चेहरे पर बहुत बड़ी सी मुस्कुराहट फैल गई।
ہمارے لیے تو یہ سب لائی ہیں، اپنے لیے اور اپنے میاں صاحب کے لیے کیا خریدا؟ مجھے اس وقت کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور میاں صاحب نے میرا دیا تحفہ قبول ہی نہیں کرنا، اس لیے میں نے پیسے ضائع نہیں کیے۔ ہاؤ تھاٹ فل، حسیب نے ہنستے ہوئے مذاق کیا۔ ارے یہ نرگس بڑی بے وفا نکلی، کہہ رہی تھی شام کو آئے گی اور اب گہری رات ہو گئی پر نہیں آئی۔ اس کی پھپھی آئی ہیں، ہو سکتا ہے کل وہ اپنا رشتہ پکا ہونے کی خوشی میں مٹھائی لے کر آئے۔ اوہ تو یہ بات ہے، جی بالکل، جب میں دوپہر کو روٹیاں لگوا کر آ رہا تھا اسی وقت اس کے پھپھو کی سواری آئی تھی، اور پھپھی سگرا یہ بھی اپنی ننند کی دہشت ہے، جب بھی وہ آتی ہیں پھپھی گھر تک ہی محدود ہو جاتی ہیں۔ اور ڈرائیور کب واپس گیا ہے؟ چائے پینے کے فوراً باہر نکل گیا تھا کیونکہ اس کی بیگم صاحبہ کا فون آ گیا تھا۔ ہائے وہ کہیں گھر جا کر الماس آپی کو میری یہاں موجودگی کا نہ بتا دے، ایویں روب ڈالنے ظاہر ہو جائیں گی۔ آپ ان سے ڈرتی ہیں؟ حسیب کے پوچھنے پر اس نے جرجری لی۔ او بھائی ان سے کون نہیں ڈرتا، آپ کا شوہر تو بالکل نہیں ڈرتا۔ ہاں وہ خود جو ڈرانے والوں میں سے ہیں۔ اچھا تم لوگ اپنا اپنا کام ختم کر لو، آج ایک اور معجزہ بھی ہوا ہے، ابھی تک لائٹ نہیں گئی۔ بادل جو بنے ہوئے ہیں، جب موسم ٹھنڈا رہے لائٹ کم ہی جاتی ہے۔ یہ بھی عجیب منطق ہے، جب لوگ گرمی میں جل رہے ہوتے ہیں یہ لوگ لائٹ بند کر دیتے ہیں، جب موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تب بجلی بھی ٹکی رہتی ہے۔ عباس فلسانہ تو جی کرتے ہوئے بولا، گرمی میں بجلی پیداوار کے مقابلے میں زیادہ خرچ ہوتی ہے، جس سے بجلی کم پڑ کر لوڈ شیڈنگ پہ چلی جاتی ہے، جبکہ ٹھنڈے موسم میں پانی کی موٹریں، فریج اور اے سی کم چلتے ہیں تو بجلی کا تھوڑا سا ذخیرہ بھی زیادہ دیر ٹکا رہتا ہے۔ اس پر سبھی آنکھیں پھاڑ اسے تکنے لگے اور وہ بجا لانے کو لگا۔ بس دیکھ لیں، ویسے میں نے اس مسئلے کا حل سوچا ہوا ہے۔ بھائی سے سرمایہ مانگا تھا، جس پر انہوں نے کہا بس کچھ عرصے کی مہلت دے دو، پھر جتنا بھی سرمایہ چاہے ہو مل جائے گا۔